वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को स्वागत है स्टडी विद शरफ। और ये वीडियो बीपीएससी 72वीं के लिए बहुत ही प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है अभी जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस किस चीज़ की है आप इस चीज़ को समझे। ये इकोनॉमिक्स की क्लासेस है और इकोनॉमिक्स का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये क्लासेस है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे। 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक चीज मैंने बार बार डिस्कस किया कि ये मेरी नई जर्नी है, और साथ में डिस्कस किया कि आप इस चीज को नहीं देखें कि वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डेड है। ये कभी मतलब मायने नहीं रखता कि हम हमारी जो हमें हमारे जो भी कोई चीज प्रोवाइड हो रहा है हमें वो किस तरह का है, बल्कि ये देखा जाता है कि हमें उससे किस प्रकार की बेनिफिट हो रही है, कुछ प्रॉफिट है, कुछ लाभ है या नहीं है, इस चीज को देखा जाता है, ना कि वो किस तरह से हो रहा है इस चीज को देखा जाता है। तो इसलिए हम आपसे बार बार इस चीज के इस विषय के इस टॉपिक के ऊपर हम बार बार चर्चा किए। इस चीज को इसके रिकॉर्डेड नहीं मानिए, बल्कि इस चीज को ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है। तो इसलिए आप इसको पूरा देखेंगे, बीच में स्किप करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो हमारा सेगमेंट है वो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, और वो कौन सा है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होगा, एमसीक्यू होगा, और इसमें हम लोग कितना 50 का सॉरी 25 एमसीक्यू को हम लोग कवर करने वाले हैं। 25 एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे, और ये जो भी प्रश्न है ये सीधे एग्जाम में आएंगे यहाँ से। इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्या एग्जाम में जो सीधे प्रश्न है वो यहाँ से बनने के चलते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट पेज दिखा, इसमें यानी 100 समृद्ध एमसीक्यू है, और हम इसको 25-25 के भागों में बांटे हुए हैं। और इसके लिए हम लोग कितने क्लास करेंगे, 4 क्लास करेंगे, और 4 में 100 प्रश्न इकोनॉमिक्स से करेंगे। और इस 100 प्रश्न ऐसे करेंगे जहां से प्रश्न एग्जाम में जो होगा वो करेक्ट बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, यानी जो भारत में राष्ट्रीय आय होता है उसका जो है अनुमान कौन लगाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैसे आरबीआई है, एनएसओ है, नीति आयोग है और वित्त आयोग है। इन 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में देकर आप अपनी जो तैयारी के लेवल को भी आप जांच सकते हैं। यानी एक तरह से ये समझिए तो एक तरह की सेट है, आप चाहे तो इस सेट को लगा भी सकते हैं। हम 5 से 10 सेकंड का टाइम देंगे, इसमें आपको आंसर देंगे। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आंसर के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी डिस्कस करना, तो ये हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। तो आप इस चीज के लिए नहीं डरेंगे, क्योंकि हमने पहले कहा कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा की दूर नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा ज्यादा आज हो जाए, क्योंकि आज हम एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। और आज से लगभग ये आज की तारीख 16 तारीख है, यानी 26 तारीख तक, यानी अभी आप कुल मिलाकर देखें तो 8 से 9 दिन सॉरी 10 दिन बचा हुआ है। तो 10 दिन तो 10वां दिन एग्जाम है, तो 9 दिन हम समझिए, 9 दिन में 8 दिन हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। जो एमसीक्यू से आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाले हैं, उनसे एमसीक्यू को हम लाने की कोशिश करेंगे और हम कंटिन्यू इस चीज को लाएंगे। और फिर हम बात करेंगे कि हमारी 73वीं के लिए हमारी एक बैच स्टार्ट है, जिसमें हिस्ट्री के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं, और प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो इसका जो करेक्टर है एनएसओ है, एनएसओ है। आप इस चीज को है, अगर हम थोड़ी सा नहीं अगर और बात, तो हम लोग किसी से बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है लगाता है कौन। तो ये कौन लगाता है, एनएसओ लगाता है। अब इसकी करेक्ट आंसर क्या है, एनएसओ है। अब एक चीज को देखिए, एनएसओ ये कब बना था, तो एनएसओ 2019 में बना था। और ये कौन दो चीजों से मिलकर बना था, आप कमेंट बॉक्स में, एक तो एनएसओ है और एक कौन है जिससे ये मिलकर बना हुआ था और एनएसओ बना था। तो अब इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में भी जरूर दे। एक चीज बता दी, एनएसओ ये विघटन ये विलय से, और एक और था जिसके दोनों के विलय से 2019 में एनएसओ बना। ठीक है, आप इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि जीडीपी का अर्थ क्या है, यानी जो जीडीपी है, यानी जीडीपी इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, तो जीडीपी का जो अर्थ है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देखेंगे, कमेंट बॉक्स में हम 5 मिनट का समय ले रहे हैं और 5 मिनट में आपको इसका आंसर दे रहे हैं, राइट। नहीं, 5 सेकेंड का, सॉरी 5 मिनट नहीं, 5 सेकेंड का टाइम लेंगे और उस 5 सेकेंडों में क्या करना है आपको, इसका आंसर को क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम ऐसे सेशन को लेकर चल रहे हैं जो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे सेशन से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, हम ऐसे प्रश्न को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि कुछ अपनी मेहनत की, मेरा अभी नई जर्नी है और उसमें तमाम आप सभी विद्यार्थी करके हमें सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम भी अभी स्टूडेंट लाइफ में और प्रॉपर हम टीचिंग लाइफ में गए नहीं है, हम सोच रहे पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपनी करें, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है। इस वजह से हमें क्या है, कारण इस चीज की है कि हमें इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको अपनी योग्यता की साझा कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, ये सिर्फ इतना अंतर है कि हम बोर्ड के सामने खड़े नहीं है, लेकिन हम रिकॉर्ड के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें की फैसिलिटीज आपको देंगे जो एक बोर्ड के सामने खड़ा होकर आपको मिलता है, हम वो सारी चीजों को देंगे। तो चलिए, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है ए है, यानी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये का। अगला आगे का अगला आगे देखेंगे, चलिए आगे कि भारत मौद्रिक नीति संचालित करता है। भारत में मौद्रिक नीति का जो क्या है वो संचालन कौन करता है, इसका जो संचालन कौन करता है, इसका संचालन कौन करता है, इसका मौद्रिक नीति का संचालन करता है वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग और सेबी। कौन करता है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट पढ़ दीजिए, क्योंकि इससे दो फायदा होगा। एक चीज की आंसर जब देंगे तो आपकी जो तैयारी क्या है इस चीज का भी बहुत ज्यादा अनुभव होगा कि आपकी तैयारी जो है आपने कितनी तैयारियां की है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपको ये चीज को अनुभव हो जाएगा कि आपने इतनी तैयारी की। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है आरबीआई है, यानी आरबीआई मौद्रिक नीति का संचालित करता है, आरबीआई। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। तो कौन करता है, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, आरबीआई करता है। अगला प्रश्न, रेपो रेट क्या है। ठीक है, रेपो रेट क्या है, यानी जो रेपो रेट है और ये क्या होता है। रेपो रेट जब आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो इसके बारे में इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट के बारे में पूरी जानकारी है कि रेपो रेट में क्या होता है, कैसे होता है, इस तमाम चीजों को आप डिस्कस करे होइएगा। और ये इम्पोर्टेंट, ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है ना क्वेश्चन तो बनता है और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इस रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से, इन तमाम चीजों पर या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा। और लेकिन प्रश्न तो यहाँ से चलेगा ही। तो ये क्या है, अभी रेपो रेट के बारे में देखेंगे। जो आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देता है, बैंक द्वारा ग्राहकों को ऋण देने की दर है, बचत खाते की ब्याज दर है, सरकारी बॉन्ड की दर है। तो इसका आंसर जो क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है, तो आंसर ए है, इसका जो करेक्ट आंसर ए है। क्या है आंसर, आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर है। क्या करता है, आरबीआई जो है ये क्या करता है, बैंक को ऋण देता है। अगर कहें हम बैंक को, ये क्या करता है, ऋण देता है, बैंक को ऋण देता है। ठीक है, क्या करता है, बैंक को ऋण देता है किस दर पर, रेपो रेपो रेट पर। और रेपो रेट क्या होता है, आप जब इसकी क्लास की होगा तो पूरी तरह से रेपो रेट के बारे में देखते हैं, क्योंकि अगर रेपो रेट के बारे में फिर हम बताने लगे तो क्या होगा कि हमारी वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारी वीडियो जो है, ऑलरेडी जो हमारी वीडियो है कि अभी हमारी वीडियो जो है 9 मिनट के आसपास चल चुका है। तो हम ये 25 वीडियो करेंगे तब तक, 25 क्वेश्चन करेंगे तब तक हमारी वीडियो हो सकता है कि 30 मिनट के आसपास चला जाएगा। यानी आज की वीडियो लगभग में हमारे कहने के मुताबिक कहाँ तक जा सकता है, 30 मिनट तक, यानी हाफ आवर तक ले जा सकता है। तो आप लेकिन ये इससे बहुत फायदा है, तो इससे बहुत फायदा है, इसलिए आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा जो है अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अब देखिए हमें अभी रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात की। क्या है रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स के बारे में करें तो बैंक,
यानी एक उल्टा, अगर इस तरह से चल रहा है तो इस तरह से। तो अब पहले बात देखिए, क्या हमने रेपो रेट के बारे में क्या पढ़ा? रेपो रेट के बारे में हमने ये पढ़ा था। रेपो रेट के बारे में क्या पढ़ा था हमने? रेपो रेट के, हाँ, रेपो रेट के बारे में क्या पढ़ा था कि आरबीआई, सॉरी 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 सॉरी, हम क्या बोले हैं कि जो है आरबीआई है जो, चलिए इसको, आरबीआई बैंक को ऋण देता है। क्या करता है? बैंक को क्या करता है? ऋण देता है। आरबीआई किसको ऋण देता है? बैंक को ऋण देता है। आरबीआई किसको देता है? बैंक को ऋण देता है। किस माध्यम से? रेपो रेट के माध्यम से। ये रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से क्या करेगा सर? ये भी तो तुरंत की बात है कि ये भी कौन करेगा? आरबीआई करेगा। लेकिन आरबीआई जब रेपो रेट पे बैंक को ऋण दे रहा है तो रिवर्स रेपो रेट में क्या करेगा? इस चीज को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सबसे आपके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, बैंक क्या करेगा? आरबीआई से ऋण लेगा। तो ये तो वही बात हुआ, इसी का घुमा दिया। रेपो रेट जब आरबीआई बैंक को ऋण दे या बैंक आरबीआई से ऋण ले तो रेपो रेट के अंतर्गत हो जाता है। दूसरी, आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। आरबीआई क्या करता है कि बैंकों से धन को क्या करता है? उधार लेता है। या सरकार आरबीआई से ऋण लेता है तो सरकार लेगी नहीं, ये बात आएगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी आरबीआई क्या करेगा? बैंक से ऋण लेगा। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा? बैंक से ऋण लेगा। थोड़ा और मोटा होंगे, चलिए। आरबीआई क्या करेगा? बैंक से ऋण उधार लेगा। फिर इसका करेक्ट आंसर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है कि CRR क्या है? यानी जो इकोनॉमिक से भी 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखें। अच्छा अगर लगेगा, प्रश्न अगर बढ़िया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करेंगे, और नहीं अगर अच्छा लगेगा तो नहीं करना है। हम सीधे बोलते हैं, अगर किसी चीज से बेनिफिट नहीं हो तो बिना बेनिफिट को किसी चीज को नहीं होता, ये कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बेनिफिट अगर हमारी वीडियो से हो रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो अगर बेनिफिट हो रहा है तो जब बेनिफिट होगा तो आपको हमारे, यह आपकी जिम्मेवारी है और आपकी दायित्व बनती है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो CRR क्या है? CRR जो है वो क्या है? जो CRR क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो है, या फिर कैपिटल रिजर्व रेशियो है, फिर क्रेडिट रिजर्व रेशियो है, या कैश रेवेन्यू रेशियो है क्या? CRR का मतलब आखिरकार है क्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो। यानी CRR का मतलब हो गया कैश रिजर्व रेशियो, राइट। यानी ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इसका क्या है? आंसर सही है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है 7वां नंबर, SLR का संबंध किससे है? जो SLR का संबंध है वो SLR का संबंध जो है किससे है? बैंकिंग से है, कृषि से है, उद्योग से है, या व्यापार से है? तो SLR का जो संबंध है वो किससे है? बैंकिंग से। SLR का संबंध किससे है? बैंकिंग से, राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, और मुद्रास्फीति का मापन का सामान्यतः, जो मुद्रास्फीति का मापन है वो सामान्यतः किससे किया जाता है? यह इसकी मापन जो है वो किसके द्वारा है? CPI, IIP, या HDP, या GDP? किससे किया जाता है? आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट देख, 5 सेकंड की आपके पास समय है और 5 सेकंड का आपको, 5 सेकंड में आप इसका आंसर आपको देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल देना है, क्योंकि जब आप आंसर देते हैं तो फिर हमें अच्छा करने में भी मन लगता है।
तो आप इस चीज के लिए अब इसको आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में सीपीआई का जो सीपीआई आईआईपी और या फिर एसडीआई या जीडीआई इसका मुद्रास्फीति मापन का सामान्यतः मतलब जो मापन है मुद्रास्फीति को वो किससे किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर है यानी सीपीआई। ठीक, इसका जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका पूरा नाम अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फुल नेम है यानी फुल फॉर्म इसका बोला था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका जो नाम क्या है, यानी जो इसका नाम क्या है, यानी अगर नाम चाहे अगर इसको फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स होगा, वेल्थ प्राइस इंडेक्स होगा, वीकली प्राइस इंडेक्स होगा। तो जो भी सीपीआई यानी इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा या फिर डब्ल्यूपीआई। अब सबसे पहले एक चीज है होलसेल प्राइस यानी थोक थोक व्यापार करने या थोक विक्रेता को यानी इतने में मिलता है। जो थोक सामान को खरीदता है उसको होलसेल रेट पर मिलता है। यानी अगर मान के चलिए कहीं पे अगर सामान फैक्ट्री में बनना है और वहां से होलसेल मार्केट में आया तो वहां तो होलसेल एक दाम होता है, होलसेल उस दाम पे उसको मिल जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। और एक सीपीआई या एमआरपी होता है जिसपे क्या मिलता है, आम उपभोक्ताओं को क्या मिलता है, इस पर आम उपभोक्ताओं को सामान मिलता है। यानी आम उपभोक्ता एमआरपी पे खरीदारी करता है। लेकिन होलसेल पे कौन खरीदारी करता है, जो होलसेलर जो थोक विक्रेता होता है या थोक व्यापार होता है, व्यापार करने वाला हो जाता है, जो सामान को सीधे कंपनी से उठाता है और वो थोक में उठाता है और खुदरे मार्केटों में वो बेचता है। तो हमें एमआरपी पर आम उपभोक्ताओं को मिलता है। तो इसका जो असल है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यानी अगर कहे तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है जीएसटी कब लागू हुआ था। ये बहुत जरूरी है, जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जितना भी अगर आसान का फुल फॉर्म नहीं बता पाते ठीक है यार, इसका तो बता दीजिएगा, ये नहीं बताने वाली बात तो है नहीं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में जीएसटी कब लागू हुआ था, इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इसका सी यानी 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था, 2017 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। किसका, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा नहीं हम डायरेक्ट प्रश्न बढ़े और उसके आंसर ठोकते चले जाए, क्योंकि अगर पहला बात तो लाइव नहीं है कि आप लोग से पूछा जाए, और नहीं तो लाइव होता तो मजा आता, क्योंकि कुछ हम प्रश्न कराते और आप उसकी आंसर देते तो दोनों आदमी के बीच की बातचीत होती, तो ये तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कारण है कि ये क्लासेस लाइव नहीं। चलिए ये जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसका अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर क्या होता है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर के माने करता है तो डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर कौन है, जीएसटी है, आयकर है, सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क है। तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आयकर, यानी आयकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आज का हमारा अगला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस हो गया है, अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी डिस्कस हो गया। अप्रत्यक्ष कर है क्या, तो अप्रत्यक्ष आयकर तो पहला बात की होगा ही नहीं, क्योंकि आयकर इसलिए नहीं होगा कि ये प्रत्यक्ष कर है। निगम कर जो है, निगम कर है, ये भी नहीं होगा। संपत्ति कर नहीं होगा, तो क्या होगा, जीएसटी होगा। जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में पढ़ोगे तो वहां इस चीज पे डिस्कस हुआ होगा।
अगला प्रश्न कर देंगे। और आज का अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? यानी नोट जो वो जारी करने का अधिकार किसी है, और 1 रुपया का सिक्का कौन जारी करता है? अभी हम इस प्रश्न को पर भी आएंगे, कौन जारी करता है। और आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो 1 रुपया का सिक्का जो जारी होता है, ये भारत में कहाँ पर, कितने जगह पर, कितने जगह पर है, इस चीज को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग देखें कि सबसे पहले इस चीज को देखें कि जो है कि भारत में नोट जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है, सेबी के पास है, वित्त मंत्रालय के पास है, या संसद के पास? ठीक है, तो किसके पास है? तो आरबीआई। ये करेक्ट बात है कि भारत में नोट जो जारी होता है वो किसके द्वारा होता है? आरबीआई के। लेकिन सिक्का आरबीआई के द्वारा जारी नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान दें। तो सिक्का को कौन जारी करता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दे, और अभी हम तुरंत आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? अब सबसे पहले कि सिक्का कौन जारी करता है, तो सॉरी नोट कौन जारी करता है? तो ये जारी कौन करता है नोट? तो वो जारी करता है आरबीआई। लेकिन 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट, यानी अगर हम कहें 1 रुपया का नोट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये नोट जारी करने वाला कौन है? तो ये नोट जारी 1 रुपया का नोट जारी करने वाला कौन है? तो ये वित्त मंत्रालय है। यानी वित्त मंत्रालय 1 रुपया का नोट को क्या करता है? जारी करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसका अगला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 16वां की तरफ की, एमपीसी का पूर्ण रूप है, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका अगर हम पूछेंगे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एमपीसी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मनी पॉलिसी काउंसिल, मॉनेटरी प्लानिंग कमेटी, उसके बाद मार्केट पॉलिसी कमेटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसका अगला प्रश्न और क्वेश्चन नंबर, भाई अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम, टेलीग्राम का लिंक हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, और फिर आप इसकी इन तमाम प्रश्न की पीडीएफ को वहीं से मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लेंगे, और ये प्रश्न को आप याद कर सकते हैं। एमपीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो इसके सदस्य कितने होते हैं? अभी हमने इससे पहले पिछले क्वेश्चन में किया, ये जो क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन इसमें सदस्य की संख्या पूछ रही है, यानी सदस्य की संख्या जो पूछ रहा है, तो सदस्य कितने होते हैं? तो इस प्रश्न को हम लोग कहाँ पूछ रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं? 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, या 7 होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि यानी इसके सदस्य संख्या कितने हैं? 6। एमपीसी के सदस्य की जो संख्या होते हैं वो कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ 18वां प्रश्न, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन करता है? यानी बैंकिंग प्रणाली है उसका नियामक कौन करता है? तो सेबी है, आरबीआई है, नाबार्ड है, और क्या है? नाबार्ड के सिद्धबी यानी एसआईडीबीआई कौन करता है? तो इसको भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन करता है? तो आरबीआई करता है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? आरबीआई हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, यानी उत्तर बी था उसका, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? नाबार्ड का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? यह प्रश्न भी बहुत है। नाबार्ड से एक प्रश्न जरूर रहेंगे ही सामने, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए कि नाबार्ड से बहुत ही ज्यादा प्रश्न। इसके बाद हम लोग जो है आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन और आर्थिक सर्वे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आर्थिक सर्वे का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो होगा 26 से लेकर 50 के बीच में होगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग तुरंत ही करेंगे। यानी कल की जो हमने 100 प्रश्न को 4 भागों में बांटा है, डिवाइड किया, किस लिए? क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो। हम तो ये चीज से हमें अभी घबराहट हो रही कि वीडियो भी कुछ ज्यादा लंबा हो जाए। 24 मिनट का वीडियो हो गया भाई, क्योंकि ज्यादा लंबा हमने पहले ही वादा किया था। हमारी फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें एक लिखा हुआ है, मैंने चर्चा किया है कि हमारी वीडियो की ज्यादा होता है 20 मिनट की, लेकिन हमने किस चीज के लिए 20 मिनट कहा? हमने कहा क्लास जो हमारी चलेगी ओनली 20 मिनट की चलेगी। एमसीक्यू है तो थोड़ी सा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करना पड़ रहा है, इस वजह से हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो नाबार्ड का संबंध जो किससे है वो क्या है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास से है, यानी ए इसका कृषि एवं ग्रामीण विकास से नाबार्ड का संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, सेबी का
सेबी किसका नियामक है? तो सेबी जो है वो किसका नियामक है? तो सेबी जो है वो पूंजी बाजार का क्या है? नियामक है। तो सबसे पहले कि नाबार्ड के बारे में देखें, नाबार्ड के बारे में देखें, अगर नाबार्ड नाबार्ड देखें तो वो कृषि के लिए है, और सेबी, अगर सेबी देखें तो वो क्या है? पूंजी बाजार के लिए, पूंजी बाजार के लिए, राइट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और आज का अगला प्रश्न है कि भारत भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का जो है वो केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसको भी कहना है कि केंद्र का बैंक कौन है, तो आरबीआई है। तो अगर आसान प्रश्न को पूछेगा नहीं, पहला बात कि जो प्रश्न नहीं पूछेगा उसको हम बोल देंगे, ये प्रश्न पूछ नहीं सकता, ये थोड़ी नहीं पूछेगा भारत का केंद्रीय बैंक। इतनी आसान अगर प्रश्न पूछने तो सभी लोग पास में, सभी लोग एसडीएम बन जाएगा, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। ये प्रश्न डाल दिए हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास रहनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न को डाल दिया। लेकिन जो प्रश्न नहीं है उसमें हम ये दावा नहीं करते कि प्रश्न आएगा, इस तरह के प्रश्न नहीं आएगा कहीं, इसका इसको छोड़िए कि इतनी आसान प्रश्न आयोग नहीं पूछ सकता, इतना तो मैं जानता हूँ। चलिए आप लोग भी इसका जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद का? ये प्रश्न पूछे, ये प्रश्न पूछ सकता, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल की प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो इसका जो है अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 के अंतर्गत इस जो है किसका वित्त आयोग का गठन किया गया था, राइट। इसलिए आप समझ लें। जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, नहीं एक और है, 24 नंबर प्रश्न एक और है, इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा। और ये जो है कि ये जो है बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बजट जो होता है, भारत का बजट या फिर बिहार का बजट, वो कौन पेश करता है? तो आपको ये समझ में आएगा, लेकिन ये भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ से प्रश्न, बजट से प्रश्न बन सकता है। किस बजट बजट की जो अभी वर्तमान जो बजट पेश हुआ है उसमें किस क्षेत्र में कितने खर्चे होंगे, इससे प्रश्न बनेंगे। कौन पेश किया? और भारत की अगर बात करेंगे, हम लोग भारत की बात करेंगे तो उसमें बोलेंगे सबसे ज्यादा मर्तबा बजट किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमन है। आप इस चीज को वहां से लिंक, इस क्षेत्र से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अभी जब हम 25 से 50 तक, 26 से 50 तक चलेंगे, और 51 से जब 75 के आसपास चलेंगे, तो इससे रिलेटिव हमारी प्रश्न मिलेगी जो थोड़ी हाई लेवल की होगी, जो इसका लेवल क्या होगा, उच्च होगा, वहां से प्रश्न मिलेंगे। हमने सिर्फ यहाँ टेस्ट के लिए डाला कि थोड़ा इस, अगर बजट कोई पढ़ा होगा तभी जाकर आगे इसका जब आंसर देगा तो ये रियलाइज होगा कि बजट पढ़ा होगा, तो आगे का जो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे इसका आंसर, ये लेवल चेक किया जा रहा है कि जो कौन कौन, क्योंकि अभी वर्तमान नहीं है, यानी स्टार्टअप नहीं है, अब अंतिम है, यानी अब सामने परिणाम है, एग्जाम आने वाली है, और जो हम एग्जाम में लिखेंगे उसी का परिणाम आएगा। यानी ये नहीं कि एग्जाम में नहीं लिखे तो परिणाम नहीं आएगा, जो लिखेंगे जो भरेंगे वही इसी का परिणाम आने वाला है। तो इसको तो भाई कौन आया? तो वित्त मंत्री ने इसको पेश करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न कि राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट इससे संबंधित है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे, और इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो है सरकार की आय और व्यय का अंतर, निर्यात और आयात का अंतर, बैंक का लाभ और विदेशी लाभ, ये दोनों में से कोई नहीं। पहली बात कि इन दोनों में से सबसे पहले बात की कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सरकार और क्या है, सरकार की आय और व्यय का अंतर होगा। ये हमारा 25वां क्वेश्चन यानी 24वां क्वेश्चन रहा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने 24 क्वेश्चन करवाया। ये क्वेश्चन रह गया था जो हमने देख रहा है, हम देख रहे हैं अपने जहां हम सेट किए थे उस चीज में देख रहे हैं कि आर्थिक, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है। इसका आप आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या इसका आंसर है? हम सबसे पहले इसको थोड़ी सा छोटी कर देते हैं और क्वेश्चन को हम अपने से लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, सॉरी 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 सॉरी, इसको पहले पूरा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद देखिए। तो ये क्वेश्चन ये है कि भारत में
आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? आप इसका आंसर कमेंट में, इसका तो आंसर ये हो गया, लेकिन इसका आंसर अगला क्वेश्चन, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये हमारी 25 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इस प्रश्न को, इन तमाम प्रश्न को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद जो प्रश्न लाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे जो है रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आएंगे। क्योंकि अभी हम लोग ने जो किया एक बेसिक लेवल का प्रश्न है, क्योंकि आज से हमने स्टार्टअप किया एमसीक्यू का, तो ये बेसिक लेवल है और इससे धीरे धीरे क्या होगा, हाई लेवल के प्रश्न को हम लोग धीरे धीरे करेंगे और 100 तक ले पहुंचते पहुंचते हम लोग एक ऐसे प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटिव होगा। और सिर्फ ये इकोनॉमिक्स का नहीं, बल्कि हर एक टॉपिक्स के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हमारी क्या होगी, वीडियो होगी, एमसीक्यू वीडियो होगी। 25-50 वीडियो क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप जो देख रहे हैं अभी स्टडी विद मुशर्रफ देख रहे हैं और यहाँ पर जो आप देखेंगे आप इस चीज को समझ सकते हैं इसमें क्या क्या है। यूपीएससी के लिए होगा, यूपीएससी के लिए होगा, बिहार स्पेशल भी होगा, इसमें प्रीलिम्स स्टडी होगा, डेली एमसीक्यू भी होगी, करंट अफेयर्स भी होगा, बिहार स्पेशल होगा और कंसेप्ट क्लियरिटी भी आपको बताई जाएगी, पूरी कंसेप्ट बताई जाएगी किसी चीज को कैसे तैयारी करें, कैसे किसी चीज को हम मैनेज करें। क्योंकि जब प्रेशर बनता है, क्योंकि मैंने उस चीज को फेस किया पहले, क्योंकि जब प्रेशर बनता है तो इंसान को कुछ नहीं दिखता है कि हम लोग किस क्षेत्र में कहाँ तक ले कैसे काम करें, क्या करें नहीं करें। मतलब सबसे ज्यादा तो होता है कि सबसे ज्यादा क्या दिक्कत हो जाए, प्रेशर में इंसान पड़ जाता है तो जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी भी नहीं हो जाता है। जो हमने फेस किया है अपने अपनी पढ़ाई स्टडी लाइफ में, हमने पढ़ाई के दौरान, अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक छोटी सी स्टार्टअप किया और इसमें हम तमाम छोटे अब दोस्तों की सहायता की जरूरत है और इन सहायताओं से हम धीरे धीरे हमारी ग्रोथिंग होगी और आपके लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे कि ताकि आप भी हमारे साथ साथ बने रहे और अच्छी सफलता की तरफ बढ़ते रहे। तो इस चीज के लिए हमारा एक संकल्प है और हमारे संकल्प के साथ हमारी अब एक संस्था की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें तमाम दोस्तों के सहयोग की जरूरत है और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और तमाम चीजों को हम आपके सामने साझा करने के चाहेंगे ताकि आपकी गाइडेंस बनी रहे और आप एग्जाम में बेहतर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम में परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें और जब परफॉर्मेंस करें अब उस चीज को भी देखेंगे, जब एग्जाम होगी तो तमाम प्रश्न को कराएंगे। अभी जो 25 प्रश्न पड़े उससे अभी पीवाईक्यू का क्वेश्चन को मैच करके देखेंगे कितने प्रश्न आए और जो प्रश्न होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो।